नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। विज्ञान केंद्र के मुताबिक यानी मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बादल गरज रहे हैं। साथ में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जबकि 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन 2 दिनों में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए आम लोगों को, चारधाम यात्रियों को अतिरिक्त यानी ज्यादातर सतर्कता बरतने की अपील की है। तो चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चूंकि आपको बता दें कि अब मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लगभग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो यात्री वहां पर घूमने जा रहे हैं या दर्शनार्थी बनकर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, उनको गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और थोड़ी सतर्कता ज्यादा बरतनी चाहिए। खास करके रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, ये ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर काफ़ी बारिश होने की संभावना है और इसीलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि चूंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, जल, जंगल और ज़मीन तीनों ही बहुत क्रिटिकल है उत्तराखंड में, इसलिए मौसम विभाग ने ऐसे इलाकों से थोड़ा सा बचने की अपील की है कि आप ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर भूस्खलन की आशंका और भूस्खलन की। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का, तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड 4 टीवी के अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, चूंकि अब मौसम जो है वो बहुत खराब हो चुका है उत्तराखंड में और लगातार कई जिले ऐसे हैं जो भारी बारिश की चपेट में हैं। कौन कौन से वो जिले हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में इस समय मौसम तमाम जगहों पर काफी है और लगातार जो बारिश है उसका जो दौर जारी है और ऐसे में प्रशासन सभी जगहों पर अलर्ट रहने के लिए गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता करें। मौसम विभाग की ओर से भी अपील की गई है, विभाग की ओर से भी अपील की गई है लोग की बरतें और खासतौर पर जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। देश के तमाम हिस्सों में इस समय रुक रुक करके बारिश है दौर जारी है। खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तमाम जगहों पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल, इसी वजह से सड़कें भी अवरुद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लगातार बारिश दौर चलता है, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होता है, मैदानी क्षेत्रों में जलभराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे अलर्ट मोड पर सभी लोगों को रहने किया है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग, मौसम शासन की जो टीमें हैं वो काफी मुस्तैद है। कई ऐसे जगह है। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की चेतावनी दी जा रही है कि भाई थोड़ा ऐसे इलाकों से थोड़ा दूर रहें, ये जो यात्री हैं या फिर जो दर्शनार्थी बनकर जा रहे हैं उत्तराखंड में तमाम जगहों पर दर्शन करने या घूमने, उनके लिए कोई खास गाइडलाइन की, अगर वो जा रहे हैं तो ये प्रिकॉशन लेके जाएं या गाइडलाइन फॉलो करें, ऐसा कुछ है प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिवम, अभी रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत,
पिथौरागढ़ जिले में तमाम जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए दी गई है। और ऐसे में जो उत्तराखंड में ये जो चार मार्ग है, इस मार्ग में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है सभी लोगों से। और तीर्थयात्री आपकी यात्रा को जारी रखने के कैसे रोका जाए, किस जगह पर उनको रोकेंगे, मौसम विभाग की ओर से जब करनी जाती होती है तो प्रशासन का काम और बढ़ जाता है, तीर्थयात्रियों को रोका जाता है बीच में। और जब मौसम सही हो, यात्रा जब करने की नजर है तब तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जाता है। ऐसे में के जो तमाम लोग हैं व्यवस्थित तरीके से तीर्थयात्रियों को जगह जगह ढूंढ रहे हैं और उसके बाद ही उनको आगे की यात्रा के लिए जाने की अनुमति दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के मौसम विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और यात्री की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। जी अजय, चूंकि हम सब जानते हैं कि अगर बाकी राज्यों में बारिश हो तो स्थिति का पैमाना कुछ और होता है, स्थिति जो है वो नजारे कुछ और होते हैं, वही अगर उत्तराखंड में हो तो ये जानलेवा बन जाता है। चूंकि अब प्रशासन को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी रुद्रप्रयाग की घटना अभी मतलब 48 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है। उस जो घटना हुआ उससे सीख लेकर अब क्या प्रशासन और ज्यादा चीजों को ध्यान दे रहा है या और क्या गाइडलाइन फॉलो की जा रही है और क्या बेहतर किया जा रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से? देखिए, चूंकि जब बरसात का मौसम होता है तो उत्तराखंड में पहले से इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की जाती है। चारों धामों में भारी संख्या में तीर्थयात्री भी आते हैं और ऐसे में अलर्ट मोड पर सभी विभाग रहते हैं। और खास तौर पर जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो तैयारी है वो काफी पहले से रहती है। चाहे हम PWD की बात करें, NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की जो टीम है और आपदा प्रबंधन की टीम है, मौसम विभाग की ओर से जो टीम जुटी हुई है, जो लगातार जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको पल पल का जो अपडेट सभी विभागों को दिया जा रहा है। तो सभी लोग समन्वय बना करके काम कर रहे हैं और सबको पता है कि जब आपदा की स्थिति उत्तराखंड में आएगी तो कैसे उससे निपटा जाए। क्योंकि भारी बारिश जगह जगह पे होती है, जल जमाव होता है, बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में सभी प्रशासनिक अमले को मुस्तैद कैसे रखा जाए, इसकी तैयारी पहले से होती है। मॉक ड्रिल किया जाता है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग की टेबल टॉप बैठक हो रही है और 30 तारीख को एक जो बैठक ये मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें बाढ़ से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी कैसे की गई है। तो ये इस तरह की मॉक ड्रिल समय समय पर की जाती रही है और जो विभाग इस काम में जुटे हैं कि आपदा प्रबंधन को कैसे करेंगे, जब कोई घटना होती है तो उस पर कैसे उससे निपटा जाए, कैसे वहां पे त्वरित कार्रवाई की जाए, तो इनकी तैयारी पहले से रहती है। और हर साल उत्तराखंड में बरसात के मौसम में तमाम तरह की ये घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं और उनसे निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी लगातार किए जाते रहे हैं। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, माफ करिएगा, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और यानी कि जो भी यात्री या फिर दर्शनार्थी बनकर जा रहे हैं उन्हें थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि देह व्यापार का रैकेट चल रहा था जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि देह व्यापार के धंधे का एक तरीके से भंडाफोड़ हुआ है जिसमें महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो महिलाएं हैं वो दूसरे राज्यों से लाई जाती थी और यहां पर उनके साथ देह व्यापार कराया जाता था। यानी इस तरह का जो मामला है ये सामने आया है और पुलिस ने छापेमारी की है और भंडाफोड़ किया इस पूरे गिरोह का और मौके से कुछ पैसे भी बरामद हुए, यानी कैश बरामद हुए, कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। तो लगातार ये जो मामले मिल रहे हैं इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। SP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर टीम ने आज 27 जून को सत्यम विहार भूपतवाला स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में छापेमारी की। पुलिस ने होटल में चल रहे ये जो धंधा है उससे पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। होटल को बिजनौर निवासी एक शख्स ने लीज पर लेकर ये पूरा जो व्यापार है, धंधा है, ये नेटवर्क खड़ा किया था।
तो अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां पर ओवरलोड वाहनों पर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 50 वाहनों पर चालान किया गया है और 10 को सीज कर दिया गया है। खनन सामग्री से पूरी तरीके से लदे हुए थे और जानलेवा हैं ये एक तरीके से। प्रशासन ने फेरूपुर चौक पर सख्त कार्रवाई की है। चूंकि आपको बता दें कि लक्सर रोड पर मौत बनकर चुकी ये दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने अब कड़ा एक्शन लिया है। बृहस्पतिवार शाम एआरटीओ और पुलिस विभाग की साझी टीम ने फेरूपुर चौक पर ओवरलोड और डग्गा मार वाहनों की पूरी गहनता से जांच की। अभियान के दौरान 50 वाहनों पर चालान किया गया, जबकि 10 को सीज कर दिया गया। इस मार्ग पर खनन सामग्री से लदे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेजी से दौड़ते हैं, जो लगातार नए हादसे को न्योता देते हैं। हाल के दिनों में कई लोग इन ओवरलोड वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आज की कार्रवाई यहाँ पे लगातार ओवरलोडिंग वाहनों की हमको शिकायतें मिलती आ रही थी, तो हरिद्वार और रुड़की के समस्त दल यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक लगभग 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 11 गाड़ियाँ थाने में बंद की गई हैं। और ये कार्रवाई हमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी और ये जॉइंट चेकिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। किस तरह की कार्रवाई, मतलब किस तरह के चालान किए गए हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के चालान हैं, ओवरलोडिंग से लेकर गाड़ियों की फिटनेस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स नहीं है, सभी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। आज की अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भाजपा में अब तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनते हुए धामी ने 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 साल 357 दिन का सत्ता संभाली थी उन्होंने, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए अब उत्तराखंड के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल कर लिया है। पहले स्थान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी आज भी हैं, जिन्होंने 2002 से 2007 तक लगातार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी। धामी का ये लंबा कार्यकाल न सिर्फ भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, बल्कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने कई राजनीतिक और विकास की उपलब्धियों को छुआ है। अगर चाहे तो इस उपलब्धि पर आधारित एक आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक लगन के साथ और उत्तराखंड के एक विजन के साथ वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अब वो दूसरे सबसे ज़्यादा कुर्सी पर यानी कि सत्ता की संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि पहले आज भी कांग्रेस के नेता पहले पर हैं, दूसरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास मलबा गिरा और सड़क खोलने का लगातार कोशिश किया जा रहा है सड़क को खोलने का। चूंकि आपको बता दें कि ये जानकारी चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा की है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया है। और चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए ये बताया कि सड़क को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। मौसम खराब होने से और पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और अपडेट के बाद ही यात्रा शुरू करने की अपील की है। तो वहीं उत्तराखंड के सोनप्रयाग क्षेत्र में बीती रात हुई तेज बारिश के चलते कई जगहों पर मलबा और भारी पत्थर गिरने से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, यानी बाधित हो गई हैं। सबसे ज़्यादा असर जो है वो हनुमान मंदिर के पास शटल पुत्र के पुल के पास और मुनकुटिया क्षेत्र में देखा गया, जहां आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है और कुछ संबंधित एजेंसियां सड़क को साफ करने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी भी वहां जो है खतरा बना हुआ है। यात्रियों से अपील की गई है कि वो सावधानी से यात्रा करें और मौसम संबंधित जो अपडेट है वो लेते रहें।
तो रुद्रप्रयाग पुलिस ने ये जानकारी दी है क्योंकि सोनप्रयाग में भूस्खलन हुआ और रास्ता पूरी तरीके से बाधित है और हालांकि मलबे को हटाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस मलबे को हटाया जाए ताकि रास्ता साफ हो। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो इस सोनप्रयाग में ये जो भूस्खलन हुआ है इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो हनुमान मंदिर के पास और शटल पुल के पास मुनकटिया क्षेत्र में ये देखा गया है। चूँकि आपको पता है कि उत्तराखंड में आमतौर पर अगर भूस्खलन हुआ, रास्ता बाधित हुआ तो यात्रियों को, दर्शनार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा सोनप्रयाग में ये जो भूस्खलन हुआ है इससे जो है यात्रियों को मौसम विभाग लगातार सूचित कर रहा है। चूँकि आपको मैंने बताया कि ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो अब सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो मुझे कहा भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं। तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का एक शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अति व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ONGC अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ONGC का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ONGC भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ONGC विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा पहुंच और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी हर क्षेत्र में साख बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। उसी प्रकार तेल के क्षेत्र में भी, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी दुनिया के अंदर हमारी भागीदारी बढ़ी है। साथियों,
प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने रखा है। निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। तो 2047 में जब हम विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक सेक्टर अपना अपना एक टारगेट सेट करे कि 2047 में हमारा ये ONGC का क्षेत्र, हमारा भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्र, हमारे तेल ऑयल सेक्टर, वो किस प्रकार से अपना टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करेगा, कैसे उस टारगेट तक पहुंचेगा। तो अगर हर एक सेक्टर, मैं केवल तेल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तेल सेक्टर के अतिरिक्त भी अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत कब बनेगा साथियों? विकसित भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक राज्य विकसित होगा, और प्रत्येक राज्य तब विकसित होगा जब उस राज्य का हर एक जनपद विकसित होगा, और हर एक जनपद तब विकसित होगा जब उस राज्य की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक विकासखंड और प्रत्येक ग्राम पंचायतें विकसित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एक टारगेट कि आखिर विकसित होगा तो उस समय में कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, वहाँ के अस्पताल कैसे होंगे, वहाँ की सड़कें कैसी होंगी, वहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी होगी, और इस तेल के क्षेत्र में हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा उस समय का स्तर क्या होगा, उस समय हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, वर्किंग कल्चर कैसा होगा, वर्क कल्चर कैसा होगा, उस समय हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज करके चीज़ों को आसान बना रहे होंगे। तो एक लक्ष्य लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस क्षेत्र में भी जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और ये सेक्टर पिछले एक दशक से ऑयल और प्राकृतिक गैस का, इसमें अनेक कार्य अभूतपूर्व रूप से हुए हैं। आज वन नेशन वन ग्रिड के अंतर्गत राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। आज जहां एक और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसका विस्तार किया जा रहा है, वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगातार डेवलप किया जा रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। वहीं सतत योजना के अंतर्गत बायो CNG प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना ने तो पूरे देश के अंदर एक क्रांति कर दी, और हमारी माताएं बहनें, उनको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम, मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, तेल उत्पादन एवं खोज को प्रोत्साहन देने के लिए 2016 में हेल्थ नीति लागू की गई। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही नहीं, भारत ने कई देशों में तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र में भी निवेश एवं रणनीतिक रूप से सहयोग के लिए अनेक समझौते किए हैं। यह आदमी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है। आज देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना भी की गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हरित ऊर्जा, जैविक ईंधन, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे अनेक जो वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में परंपरागत साधनों पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने का भी प्रयास कर रहा है। मेरा मानना है इन सभी प्रयासों से न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।
साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी इनके बीच में बेहतर संबंध के साथ ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। आज हमारे राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से एक और जहां स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यही नहीं, हमारे प्रदेश को टिहरी, कोटेश्वर, विष्णुबाग, पीपलकोटी, लखवाड़, ब्यास जैसी अनेक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, उत्तराखंड न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य है, बल्कि देश के ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक अभिन्न हिस्सा है। अभी जियोथर्मल के क्षेत्र में भी ओएनजीसी भी प्रयास कर रहा है। हमने एक देश के साथ एमओयू भी उस पर किया हुआ है पिछले दिनों। अभी गोपाल जोशी जी से मेरी चर्चा हो रही थी। तपोवन का क्षेत्र और तपोवन जैसे अनेक क्षेत्रों में आज जियोथर्मल के क्षेत्र में हमारे राज्य के अंदर अनेक बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हमको उपयोग में लाना है। उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। देहरादून स्थित ओएनजीसी के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, केडीएमआईटी अनुसंधान केंद्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तेल और प्राकृतिक गैस के लिए तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख केंद्र हैं। इतना ही नहीं, ओएनजीसी सीएसआर फंड के माध्यम से राज्य में अनेक जो जन सरोकारों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विभिन्न कार्य हैं, उनमें भी ओएनजीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि उत्तराखंड बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, जहां हमारे 2 जिले पूरी तरह से मैदानी हैं। 2 जिले आधा पहाड़, आधा मैदान, कहीं पर तराई, इस प्रकार से 9 जनपद पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर जिसको आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिल एरिया है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर अपनी चुनौतियाँ हैं, अलग समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं। उसमें ओएनजीसी को भी जहाँ भी हम लोगों ने उनसे अपेक्षा की है, तो समय समय पर ओएनजीसी के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान दिया है और मैं उसके लिए उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहेगी। हमारे मनमोहन नैनाली जी भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव हैं जो सीएसआर की व्यवस्था को देखते हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सभी अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों के अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विचार विमर्श के करने के साथ ही ऑयल सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जैसा अभी अनुपम जी ने भी बताया यहाँ पे। मेरा मानना है कि सम्मेलन न केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि नवाचार और दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहित कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना लगातार सहयोग प्रदान करते रहेंगे, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी लोग, जैसा मुझे बताया कि आप कल ही यहाँ पहुँच गए थे, मुझे तो लगता है कि मैं आप सबके बीच में और ज़्यादा देर तक रहता, लेकिन पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देवभूमि उत्तराखंड में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। 4TV न्यूज़, नमस्कार।